Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी जब लोग आएंगे तब आएंगे। सो नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग को पढ़ना है इसके अंदर, वह है आपका रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ। ठीक है, आपका है रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ। सो नेक्स्ट पार्ट वी हैव एज रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ। ठीक, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में अल्फा बीटा गामा डीके के बारे में पढ़ा और कुछ बेसिक सी इक्वेशन कर ली थी हम लोगों ने फटाफट कि भाई बीटा प्लस डीके होता है तो अल्फा डीके होता है तो, ठीक है, गामा डीके होता है तो, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर हमने करवाया था। तो ठीक है, ये जो टेबल मैंने आपको दी थी आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, याद क्या करनी पड़ेगी आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, याद हो जाएंगे। बाकी जो इसमें से नहीं आए एलिमेंट उनको याद कर लेना। यही 92 से लेकर के यही 92 से लेकर के 30 तक के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 30 के रीते तुमको याद होंगे। ठीक है, ये याद कर लेना, इसके अलावा नहीं आते हैं। ठीक है, बट फिर भी मैं देखता रहूँगा, यदि कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा मिलेगा तो मैं अपडेट करूँगा इसके बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम ये पढ़ा था। नाउ द थिंग इज, अब हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, और हमें अब कैसे पढ़ना है, क्या देखना है। तो नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव डीके लॉ। तो रेडियो एक्टिव डीके लॉ ने क्या बताया, इसने कहा कि देखो ऐसा है कि जो डिसइंटीग्रेशन है, जो तुम्हारे पास डिसइंटीग्रेशन है, वो डिसइंटीग्रेशन जो है वो तुम्हारे पास रैंडम, जो डिसइंटीग्रेशन है वो तुम्हारे पास रैंडम है। ठीक है, और ये कब तुम्हारे पास होगा ये पता नहीं है, बिल्कुल भी उसके लिए कह नहीं सकते। तो इसने कहा कि इंडिपेंडेंट है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल एंड तुम्हारे पास केमिकल कंडीशंस। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल एंड योर केमिकल कंडीशंस, इस पे बिल्कुल निर्भर नहीं करता। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस। इसने कहा कि ये बात समझ आई। लेकिन अब जब अगर ऐसा आ जाए, जैसे मान लो बारिश होगी नहीं होगी, है ना, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने बताया होगी, उतनी अच्छी ना हुई। ठीक है, तो कई सारी चीजें जो है प्रोबेबिलिटी पे होती हैं। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी क्या चीज है, हम सब ने पढ़ा है। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी का मतलब है किसी भी इवेंट के होने की क्या एग्जैक्टली चांस है। ठीक है, मैंने एक सिक्का उछाला, ठीक है, अब सिक्का उछाला मैंने, ठीक है, हेड आएगा या टेल आएगा, तो मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट इज 1 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, दैट इज 1/2, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी है। मेरा जो ऑब्जेक्टिव का, हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव का सवाल होता है, ऑब्जेक्टिव के सवाल में 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अगर सिंगल करेक्ट आंसर क्वेश्चन है तो भाई उसमें से एक कोई सही होगा। ठीक है, और तुम्हारे पास 3 गलत होंगे तो वहाँ पे 1/4 होती। ठीक, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डी के लॉ हम लोग पढ़ेंगे, ये प्योरली तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी पे तुम्हारे पास डिपेंडेंट होगा, सर्टेन कुछ भी नहीं है। ठीक है, सर्टेन कुछ नहीं है, अनसर्टेनिटी पे पूरा रेडियो एक्टिविटी डी के लॉ को बताया गया। इन्होंने कहा क्या बताया, इन्होंने कहा देखो, इन्होंने कहा कि द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई disintegrating disintegrating per second, disintegrating per
second of a radioactive sample of a radioactive sample at any instant at any instant is directly proportional to the is directly proportional to the number of undecayed nuclei number of undecayed number of undecayed nuclei present in the sample at that instant प्रेजेंट इन सैंपल एट दैट इंस्टेंट। इसको याद करना पड़ेगा क्या? नहीं, याद नहीं करना पड़ेगा, समझाता हूँ मैं कि इसको एग्जैक्टली जब लिखोगे तो कैसे लिखना, लिखोगे यही, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे लिखना। इसने कहा कि द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकेंड, ठीक है, सिंपल सी बात है यार, ये तुम्हारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये लगातार तुम्हारे पास जो है ये डिसइंटीग्रेट कर रहा है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा रेस तुम्हारे पास निकल रही है, ठीक। तुमने कहा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकेंड, ठीक, ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल एट एनी इंस्टेंट टी, ठीक है। लेट्स सपोज एट तुम्हारे पास टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स थे वो तुम्हारे पास एन नॉट थे, ठीक है। एट तुम्हारे पास टाइम टी इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास टी जो नंबर ऑफ द एटम्स अब हैं वो तुम्हारे पास एन है। तो ये इन्होंने कहा, इनको ऐसे मान लो कि ये 500, ठीक है, मान लो कि तुम्हारे पास पहले 500 तुम्हारे पास एटम्स है। उन्होंने कहा कि ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एटम्स क्या बोल के न्यूक्लियाई बोलो, ठीक है, 500 तुम्हारे पास न्यूक्लियाई थे, ठीक। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि जब तुम्हारे पास डिसइंटीग्रेट कर रहे थे तो कुछ टी इक्वल्स टू मान लो कि तुम्हारे पास 3 साल हो गए, ठीक है। अब 3 साल के बाद तुम्हारे पास कितने बचे हैं? 252 बचे हैं तुम्हारे पास, ठीक है। कितने चले गए? ये चले गए तुम्हारे पास 248 चले गए, ठीक। फिर उन्होंने कहा टाइम टी इक्वल्स टू तुम्हारे पास टी डैश पे एन इक्वल्स टू तुम्हारे पास एन डैश हुआ। अब कितने हैं? अब तुम्हारे पास 152 है, ठीक। टाइम टी इक्वल्स टू टी तुम्हारे पास डबल डैश, एन इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितने हैं? एन डबल डैश। ये कितने हैं? तुम्हारे पास 52 है, ठीक। ये पैटर्न आप कैसे दे रहे हो? ये मैं रैंडम पैटर्न दिए दे रहा हूँ, ठीक। तो इसने क्या बताया, इसने कहा कि 3 साल के बाद तुम्हारे पास 252 हो गए थे, लेट सपोज कि 4 साल के बाद तुम्हारे पास 152 हो गए, लेट सपोज कि 6 साल के बाद तुम्हारे पास 52 हो गए, और धीरे धीरे ऐसे करते करते डिसइंटीग्रेट होते जाएंगे। कितना लंबा हो सकता है? बहुत लंबा हो सकता है 200 300 400 500 2000 3000 साल भी लग जाए, हो सकता है कि कुछ सेकंड्स में ही तुम्हारे पास हो जाए, ठीक है, मतलब कि डिसइंटीग्रेशन तुम्हारे पास होगा। तो इसने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो इन्होंने बोला द नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकंड ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल एट एनी इंस्टेंट। एनी इंस्टेंट का मतलब है कि शुरुआत तो हो गई है, ठीक है, अब तुम कभी भी पकड़ लो, 150 साल बाद पकड़ लो, 250 साल बाद पकड़ लो, 500 साल बाद पकड़ लो, 800 साल बाद पकड़ लो, ठीक है, कभी भी पकड़ लो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट इंस्टेंट। उसने कहा कि ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग के बारे में बताते हैं। सबसे पहले इनमें आता है एन नॉट, ठीक है, इनके ये प्रेफर्ड सिंबल है, आप इसी को इस्तेमाल करेंगे अपने हिसाब से नहीं, ठीक। इन्होंने कहा नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल, number of radioactive sample present present initially initially at number time t is equals to 0, ठीक है। ये तुम्हारे पास t इक्वल्स टू 0 पे इतने सैंपल आए थे, मतलब टोटल इतने थे। इन्होंने कहा कि ये कौन है? ये तुम्हारे पास रेडियो एक्टिव तुम्हारे पास न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव तुम्हारे पास न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट नंबर टाइम टी इक्वल्स टू टी, ठीक है। और ये लोग कौन है? ये अनडीकेड, मतलब कि अभी इतने बच्चे हैं, अभी इतने और डीके होने हैं। पहले 500 थे, उसके बाद 252 हो गए, 252 बच्चे हैं, अभी इनको डीके होना है। फिर 152 हो गए डीके, अभी इनको होना है। फिर 52 हो गए, फिर इनको होना है। फिर मान लो 26 आ जाएगा, फिर मान लो 20 आ जाएगा, फिर मान लो 13 आ जाएगा, फिर मान लो 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर 0 हो जाएगा कुछ समय में, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आ गया। अब इन्होंने कहा कि ये डीएन क्या चीज़ है, डीएन को समझना, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पास नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, ये तुम्हारे पास क्या है? नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, ठीक है।
विच डिसइंटीग्रेट्स, विच तुम्हारे पास डी के, विच तुम्हारे पास डी के, अच्छा डी के भी इस्तेमाल कर सकते हो या डिसइंटीग्रेट भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। विच डिसइंटीग्रेट्स इन स्मॉल टाइम, इन स्मॉल टाइम टी टी, इन स्मॉल टाइम तुम्हारे पास डी टी, ठीक। अब इन्होंने कहा कि 0 से लेकर टी तक 3 साल लगेंगे, ठीक है, लेकिन मैं क्या, मैं 3 साल का नहीं ले रहा, मैंने कहा कि मैं छोटा सा ले रहा हूँ, 3 दिन का ले रहा हूँ। अब 3 दिन में तुम्हारे पास कितने घटे मैं उसको जान लूंगा। इसने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब इन्होंने कहा कि चलो अब लॉ लिखते हैं। इन्होंने कहा कि लॉ के हिसाब से क्या आएगा। इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू लॉ हम ये कह सकते हैं कि डी एन बाय तुम्हारे पास डी टी, ठीक, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारे पास एन, ओके। और इसके सामने हमने माइनस एन लगा दिया। क्यों लगा दिया? पहली बात तो समय के हिसाब से जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है वो डीके होगा। डीके का मतलब है कम होता जाएगा, मतलब कि डिक्रीज होता जाएगा। तो इन्होंने कहा कि विद टाइम, विद तुम्हारे पास टाइम, अब विद टाइम का मतलब ये नहीं होता है कि विद डिक्रीज इन टाइम, विद इंक्रीज इन टाइम, यू कैन नॉट हैव द डिक्रीज इन टाइम, ठीक है, यू कैन नॉट हैव अ कांस्टेंट टाइम। विद इंक्रीज इन टाइम, अगर मैं लिख रहा हूँ विद टाइम, तो विद टाइम का मतलब होता है विद इंक्रीज इन टाइम, समय बढ़ रहा है, ठीक, समय बढ़ेगा ही बढ़ेगा। विद इंक्रीज इन टाइम डीके विल हैपन, ठीक है, डीके विल हैपन, डीके विल हैपन, डीके विल हैपन का इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास n विल डिक्रीज, n तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज कर सकता है, बढ़ नहीं सकता, ठीक। अब n तुम्हारे पास 500 से कम होगा और कम होगा और कम होगा, समय बीतता जाएगा, वो कम होता जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, तो डी एन बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, और यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। इसने कहा ठीक है, माइनस ऑफ द डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास क्या लगा दिया, लेमडा एन। इन्होंने कहा कि ये लेमडा कौन, इन्हीं लेमडा का नाम तुम्हारे पास है क्या, इसी का नाम है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, इसी का नाम तुम्हारे पास क्या है, इसी का नाम है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। और तुम्हारे पास डी के कांस्टेंट, इसने कहा कि कौन सा लिखें, कोई भी लिख लो, जो तुम्हें समझ आए वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे डी के कांस्टेंट लिख दो, चाहे तुम्हारे पास जो है इसको लिख दो डी के डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक। डी एन बाई डी टी का नेगेटिव जो है वो लेमडा एन के बराबर है। डी एन बाई डी टी जो तुम्हारे पास है, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे तुम्हारे पास रेट ऑफ डी के, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे तुम्हारे पास रेट ऑफ डी के, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। तो रेट ऑफ डीके बोल सकते हो, चाहो तो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड बोल सकते हो। लेमडा क्या है, लेमडा डीके कांस्टेंट है। एन कौन है, जो स्टार्टिंग में टाइम टी इक्वल टू 0 पे जो तुम्हारे पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में मौजूद थे ना, उनकी बात हो रही है। इन्होंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा कि अब हमें कुछ एक्सप्रेशन चाहिए होगा। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो इन्होंने डी एन अपॉन तुम्हारे पास एन लिखा, और इस लेमडा और इसको दे दिया है तुम्हारे पास डी टी। इन्होंने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने कहा कि हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। इन्होंने कहा ठीक भाई, लाओ इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट तुम्हारे पास, तो हमने क्या कहा, डी एन अपॉन तुम्हारे पास एन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ नॉर्मल लेमडा और नॉर्मल डी, ठीक है। अभी आप लोगों ने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, अभी आप लोगों ने अभी आप डेरिवेटिव वगैरह शायद अभी आप पढ़ रहे हो, आने वाले समय में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो देखिए, जब हम लोग लिमिट्स नहीं रखते हैं ना, जब हम लोग लिमिट्स नहीं रखते हैं यहाँ पे ऊपर और नीचे, ठीक है, तो ऊपर और नीचे जब आप लिमिट्स एन की वैल्यू वेरी करती जाएगी ना, नहीं, एन की वैल्यू नहीं वेरी करती जाएगी, एन नॉट की वैल्यू वेरी करती जाएगी, ध्यान रखना। एन तो स्टार्टिंग है, एन तो स्टार्टिंग है 500। मैंने तुम्हें एक रेडियो एक्टिव सैंपल के बारे में बताया, ठीक है, एन की वैल्यू पहले 500 थी। अब एन की वैल्यू में एन नॉट, फिर एन नॉट डैश, फिर और धीरे धीरे आएगा, तो तुम कह सकते हो कि हाँ, स्टार्टिंग के 500 होंगे, उसके बाद ये एन की वैल्यू धीरे 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 कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास एन की वैल्यू कम होती जाएगी, का मतलब ये हुआ कि एन नॉट तुम्हारे पास जो है 500 है। अब जो तुम लेकर के आओगे 250, ठीक है, 150, ये एन की वैल्यू को ही इंडिकेट करेंगे, और ये तुम्हारे पास धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। चलो, सो डी एन अपॉन एन माइनस ऑफ लेमडा तुम्हारे पास डी टी हमने लिया। ये कैसा क्या नाम है इंटीग्रेशन करने वाले हैं, ये हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करने वाले हैं। क्यों सर? देखो भैया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में मेरे को नहीं पता,
मेरे को नहीं पता कि मैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट में क्या रखूं, मुझे नहीं पता ना तुम कब खत्म हो जाओगे, मुझे पता नहीं इस बात के बारे में। इसने कहा ठीक है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ने कहा व्हेन यू आर नॉट सर्टेन ऑफ द लोअर एंड द अपर लिमिट्स यू गो फॉर द इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन ये कहता है कि अगर आपको, अगर जैसे मान लो कि मेरे को ऐसे मान लो कि जैसे मैंने ये कहा कि भाई ये देखो मैंने बनाया, ठीक है, ये मैंने कोई कर्व बनाया, ठीक, और ये मेरे को पता है इसकी लोअर लिमिट, ठीक है, और ये मेरे को पता है इसकी तुम्हारे पास अपर लेवल, राइट, है ना, और मेरे को निकालने का है एरिया, मेरे को एरिया निकालने का, तो सिंपल सी बात है मैं एरिया यहाँ पे निकालूंगा, ठीक है, समथिंग कुछ मैं ऐसा ले लूंगा, यहाँ पे मैं एक ये ले लूंगा तुम्हारे पास dx, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, यहाँ पे मैं ले लूंगा तुम्हारे पास एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लूंगा, ठीक है, और इस वर्टिकल स्ट्रिप की जो हाइट है, ठीक है, उस हाइट को मैं क्या लिखूंगा, उस हाइट को मैं लिखूंगा तुम्हारे पास क्या y, अगर मैं एरिया ले लूंगा तो मैं क्या लिखूंगा y dx ले लूंगा, ठीक है, अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेकर के a तक, इसको इंटीग्रेट करूंगा a से लेकर के तुम्हारे पास b तक। इसका मतलब मुझे सर्टेन है ना कि मुझे यहाँ से मुझे तुम्हारे पास m से लेकर के n तक का ही एरिया चाहिए, उसके आगे का एरिया नहीं चाहिए। जब तुम सर्टेन होते हो तो तुम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हो, जब तुम सर्टेन नहीं होते हो तो तुम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हो। तो जब भी आने वाले समय में तुम प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हो, ठीक है, मतलब आगे आने वाले समय में जब तुम आगे की मैथमेटिकल साइंसेस में जाओगे तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी जरूर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं जो कि तुम्हारे पास अनसर्टेनिटी पे डिपेंडेंट है, ठीक है, जैसे क्या नाम है, हमने आज क्या नाम है, जो रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन में आज कितनी भीड़ रहेगी, ठीक है, किस हिसाब से क्राउड आएगा, ठीक है, किस हिसाब से क्या नाम है गर्मी रहेगी, किस हिसाब से रोड पे भीड़ रहेगी। बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं जिनमें सर्टेन नहीं हो सकता, मुझे थोड़ी ना पता है कि आज क्या नाम है रेलवे स्टेशन के काउंटर में कितने लोग जाके टिकट कराएंगे, मुझे नहीं पता। तो मैं ऑन एन एवरेज तुम्हारे पास सर्टेनिटी करता हूँ, ठीक है, तो ये सर्टेनिटी बैठे बैठे नहीं होगी, सर्टेनिटी को पढ़ने के लिए प्रोबेबिलिटी के टूल्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, तो ये आने वाले समय में तुम पढ़ो। चलो देखते हैं आगे। अब इसने कहा कि ठीक है सर, देखते हैं। अब ये हुआ तुम्हारे पास लॉग बेस ई इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास माइनस ऑफ द लेमडा, हमने कॉमन ले लिया होगा, ये आया होगा टी और ये आया प्लस तुम्हारे पास सी। ये तुम्हारे पास है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने इसके बारे में तुमको पढ़ाया था, मैंने इसके बारे में तुमको पढ़ाया था कि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। नहीं तुमको अगर याद है तो 2 मिनट में यहाँ पे देख लो कि y इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास 6x प्लस तुम्हारे पास 5 है। अगर मैं dy बाई तुम्हारे पास dx करूंगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 प्लस तुम्हारे पास 5 का हो जाएगा 0, ये आ गया तुम्हारे पास 6, ठीक है। अब मान लो कि मैंने तुम्हारे पास इसको इंटीग्रेट किया, अब dy इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास 6 dx है, मैंने इसको तुम्हारे पास इंटीग्रेट किया, ये आ गया y, ये आ गया 6 बाहर और dx का हो गया x प्लस तुम्हारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मुझे नहीं पता ना कि भाई 5 होगी कि नहीं होगी, या 4 भी हो सकती थी, या 3 भी हो सकती थी, या 5 लाख भी हो सकती थी ये। तो इसीलिए मैं यहाँ पे c लिखता हूँ। c का मतलब है आई एम गोइंग टू कंपनसेट फॉर द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच वुड हैव बीन प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ऑफ y। वहां पे मौजूद होगा पर मेरे को उसकी एग्जैक्ट वैल्यू का ज्ञान नहीं है, और अगर मुझे ज्ञान नहीं है, मतलब मेरे को कुछ पता ही नहीं है कंडीशन के बारे में, तो आई वुड राइट सी हियर। इसी तरीके से हम लोग तुम्हारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा अच्छा एक बात तो यहाँ पे पता है सर कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे जो n थे वो तुम्हारे पास n नॉट थे, ठीक है, n नॉट की वैल्यू फिक्स है, n की वैल्यू धीरे धीरे घटती जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है, तो लॉग बेस e n नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लेमडा इनटू 0 प्लस तुम्हारे पास c। तो लॉग बेस e n नॉट इज इक्वल्स टू c। ये तुम्हारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c की वैल्यू आ गई। अभी तो आपने कहा था कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। भाई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए कुछ पता होना चाहिए। अब मेरे को इस पर्टिकुलर सवाल में तुम कुछ बताए नहीं हो तो मैं क्या निकाल दूंगा, मुझे सी लिखना पड़ेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम लोग को ये तो पता है ना कि स्टार्टिंग में n इक्वल टू एन नॉट की वैल्यू थी, तो मैंने वो बात तो यहाँ पुट कर लिया, तो मेरे को सी की वैल्यू निकल के आ गई। इन्होंने कहा ठीक है भाई ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि पुटिंग इन 1, इन्होंने कहा कि log बेस ई एन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लेमडा टी log तुम्हारे पास बेस ई तुम्हारे पास एन नॉट। तो इन्होंने कहा कि log बेस ऑफ ई तुम्हारे पास log तुम्हारे पास एन नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ तुम्हारे पास लेमडा टी, ठीक। इन्होंने लिखा log तुम्हारे पास एन बेस ई तुम्हारे पास एन अपॉन तुम्हारे पास एन नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लेमडा टी, ठीक है। और डूइंग द एंटी लॉग नाउ,
ठीक है। उन्होंने कहा एंटी लॉक इज अप्लाइड। अगर एंटी लॉक तुम्हारे पास अप्लाई किया जाता है, अब चाहो लिखो तुम चाहे ना लिखो यार, ये तो अंडरस्टूड है। किसी भी फिजिक्स और मैथ्स के टीचर को ये पता हो कि इसके बाद का स्टेप बच्चा जो है वो एंटी लॉक करने वाला है। यदि आप नहीं लिखते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो n अपॉन तुम्हारे पास n नॉट इज इक्वल्स टू e की पावर में माइनस ऑफ लेमडा इंटू टी। ये आई तुम्हारे पास रेडियो एक्टिव डीके लॉ का एक्सप्रेशन। ठीक है, ये आया तुम्हारे पास रेडियो एक्टिव डीके लॉ का एक्सप्रेशन। n इज इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस ऑफ दी लेमडा टी। इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें t कौन है। इन्होंने कहा इंस्टेंट ऑफ टाइम, जहाँ पे तुम देखना चाहो वहाँ पे तुम देख लो कि n की वैल्यू तुम्हारे पास n नॉट की तुम्हारे पास कितने वैल्यू पे है। इसका मतलब ये है कि n नॉट तो ज़्यादा ही होगा भाई, एन नॉट तो ज़्यादा ही होगा, एन तुम्हारे पास कम होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर एन नॉट की वैल्यू एन नॉट से ज़्यादा ही है, स्टार्टिंग में तुम्हारे पास जाता है, और ई की वैल्यू होती है ई की वैल्यू होती है 2.718। ठीक है, ई की वैल्यू होती है, ठीक है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू तुम्हारे पास अल्फा। अल्फा को मैंने ई का माइनस अंडर टी करा है। इन्होंने कहा कि जैसे 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 समय बीतता जाएगा वैसे वैसे n की वैल्यू n नॉट का कुछ परसेंट तो होती जाएगी, और पक्की बात है कम होती जाएगी, बढ़ तो नहीं जाएगी, ये बात तो तय है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है सर, इसको कुछ ग्राफ व्राफ बना के बताओ। ठीक, देखो मैं एक ग्राफ उतारता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, देखते हैं जरा उसके बारे में। सो ग्राफ, अब देखो जरा, इसको पढ़ा भी होगा आपने, जरा ध्यान से देखो। अब ये बोला तुम्हारे पास कि हम लोग रेडियो एक्टिव डीके लॉ में ये बोले कि समय के साथ जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपना डिसइंटीग्रेट करता जाता है, तो उसके अंदर के जो न्यूक्लियाई होंगे वो न्यूक्लियाई तुम्हारे पास जो है क्या नाम है कम होते जाएंगे। इसने कहा कि ठीक है। फिर इन्होंने सबसे पहले क्या बोला, इन्होंने कहा कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 n इज इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लेमडा इंटू 0, राइट। सो n इज इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस 0, ठीक। सो n इज इक्वल्स टू n नॉट e की पावर प्लस 0। अब तुम कहोगे ये इतना तीन ध्यान को करना है, माइनस 0 तो 0 लिख देते हैं ना, काम ही खत्म, बात तो सही है, लिख देते हैं। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू n नॉट। इसका मतलब ये है कि जब स्टार्ट हुए थे, इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम स्टार्ट हुए थे तो तुम्हारे पास n की वैल्यू n नॉट रहेगी। अब इस ग्राफ में जरा आप देखो, इस ग्राफ में आपको ये बात क्लियरली समझ में आ रही है। जब टाइम t इज इक्वल टू तुम्हारे पास 0 था, तो उस समय तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ द एटम्स है वो तुम्हारे पास n नॉट रखे हुए हैं। इसने कहा से रखे तो हुए हैं। फिर इसने कहा कि टाइम t इज इक्वल टू, इसने कुछ ये लिख रखा हुआ है, ठीक है। ये अभी आपको पता नहीं है कि ये है क्या। ये है तुम्हारे पास हाफ लाइफ, ठीक है। ये है तुम्हारे पास हाफ लाइफ। इन्होंने कहा हाफ लाइफ क्या होता है। ऐसा है कि तुम्हारे पास एन नॉट की वैल्यू तुम्हारे पास 1600 थी। समझना जरा, मैं अभी एक सिंपल सी बात समझा रहा हूँ, ठीक है। एन नॉट की वैल्यू तुम्हारे पास 1600 थी। इन्होंने कहा कि जो हाफ लाइफ है, ठीक है, हाफ लाइफ वो तुम्हारे पास टाइम होता है, हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिस पे तुम्हारे पास नंबर ऑफ द एटम्स जो होते हैं वो अपने पिछले के आधे हो जाते हैं। मतलब कि 1600 अपॉन 2 इज इक्वल टू तुम्हारे पास 800 हो जाते हैं। क्या बोला मैंने कहा कि हाफ लाइफ वो पर्टिकुलर समय है जिसके बीत जाने के बाद जो नंबर ऑफ द एटम है ना वो उसके आधे हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि वन हाफ लाइफ तुम्हारे पास बीती, अब एन नॉट से मामला तुम्हारे पास एन वन पे हो गया। इन्होंने कहा कि ठीक है, सेकंड तुम्हारे पास हाफ लाइफ आई, सेकंड हाफ लाइफ आई तो मामला और आधा हो जाएगा, तो एन टू इज इक्वल टू हो जाएगा एन वन बटे टू। अब ये हो जाएगा कितना, 400। फिर तुम्हारे पास और हाफ लाइफ आएगी, ठीक है, यहाँ पर थर्ड हाफ लाइफ आएगी। तो ये हाफ लाइफ कांस्टेंट रहती है क्या, हाँ और क्या, तभी तो उसी के बेसिस पे तो करोगे ना, हाफ लाइफ तो कांस्टेंट ही रखेंगे। एक और हाफ लाइफ आई, तो हाफ लाइफ में पता लगा कि अब फिर से आधा हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास 200 हो गया। हाफ लाइफ एग्जैक्टली क्या है, बहुत सीधा सा बात है। हाफ लाइफ वो समय है जो कि टाइम t इक्वल टू 0 से मेजर किया जाता है, जिसमें
स्टार्टिंग वाले का आधा हो जाएगा। ये पहली हाफ लाइफ हुई। हाफ लाइफ 15 दिन की भी हो सकती है, हाफ लाइफ 15 साल की भी हो सकती है, हाफ लाइफ 1500 साल की भी हो सकती है, समझे। हाफ लाइफ ये कहता है कि हम इतना जानते हैं कि जो अभी है उसका आधा हो जाएगा, जो अभी है उसका आधा हो जाएगा, जो अभी है उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। इसने कहा कि ठीक। अब अगर हम इस पर्टिकुलर ग्राफ को देखें तो इसमें t1/2, 2 टाइम्स ऑफ t1/2, 3 टाइम्स ऑफ t1/2, 4 टाइम्स ऑफ t1/2 लिखा हुआ है। एक्चुअल में ये t1/2 जो है ना, ये हाफ लाइफ होता है। अभी मैं हाफ लाइफ के बारे में आपको डिस्कस करूंगा, अभी बस मुझे एक ग्राफ बताना है, इसलिए मैं हल्की सी बात समझा रहा हूँ कि वन हाफ लाइफ जब बीती, ये तुम्हारे पास फर्स्ट हाफ लाइफ है, ये तुम्हारे पास सेकंड हाफ लाइफ है, ये तुम्हारे पास थर्ड हाफ लाइफ है, ये तुम्हारे पास फोर्थ हाफ लाइफ है। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद एन नॉट से मामला सीधे n0/2 पे आ गया। सेकंड हाफ लाइफ के बाद n0/2 से सीधे n0/4 पे आ गया। थर्ड हाफ लाइफ के बाद सीधे n0/4 पे आ गया, और फोर्थ हाफ लाइफ के बाद सीधे तुम्हारे पास n0/16 पे आ गया। ठीक, ये तो आ गया, सामने दिख भी रहा है, आ गया, समझ गए हाफ लाइफ का बात क्या है, समझ गए। मुद्दा ये है कि ये ग्राफ एग्जैक्टली क्या इंडिकेट कर रहा है, ये बताओ, इस ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या है और हम इसे कैसे समझेंगे। तो इसने कहा कि देखो भाई, आप इसे कैसे समझेंगे। अगर इस ग्राफ की मैं आपको दो मुख्य बातें समझाऊं, ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर ग्राफ की मैं आपको दो मुख्य बातें समझाऊं, तो पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू इन्फानाइट, ठीक है, n इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास n नॉट e की पावर माइनस लेमडा इंटू इन्फानाइट, ठीक। n इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास n नॉट e की पावर माइनस तुम्हारे पास इन्फानाइट, n इज इक्वल्स टू n नॉट इंटू, भैया ऐसा है कि e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, बात समझ। e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, e का पावर इन्फिनिटी जीरो होता है। इसने कहा बहुत सिंपल सी बात है, अगर e का माइनस इन्फिनिटी देखे तो इसे e की पावर 1/e का इन्फिनिटी लिख लेंगे, ये तुम्हारे पास इन्फिनिटी होगा, ये जीरो हो जाएगा, क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू तुम्हारे पास जीरो हो जाएगी टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। अगर आप इस पर्टिकुलर ग्राफ को देखो, ये ग्राफ ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला और चलता ही चला गया। मैंने आपको एसिम्प्टोटिक वर्ड कई बार समझाया है। एसिम्प्टोटिक वर्ड क्या होता है? एसिम्प्टोटिक वर्ड ये कहता है कि जो ग्राफ होगा, वो ग्राफ तुम्हारे पास ये आ रहा है, ग्राफ ऐसे आकर के ऐसे काट नहीं देगा उठा करके, ठीक है। काट देने का मतलब है कि n की वैल्यू तुम्हारे पास जीरो हो गई और ये मेरे पास कोई सर्टेन टाइम है, ये मेरे पास कोई सर्टेन टाइम है। इसने कहा नहीं, यहाँ पे ये केस हो ही नहीं रहा सर, यहाँ पे ये केस नहीं हो रहा, यहाँ पे ये हो रहा है, ये ग्राफ ऐसे आ रहा है और ऐसे तुम्हारे पास पैरेलल चल रहा है। इसका मतलब ये कहाँ पे जाएगा, टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाएगा, और टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाकर के n की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसने कहा कि ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन की बात माने, जो ये इक्वेशन हम लोगों को मिली है, ये पर्टिकुलर इक्वेशन हमसे ये कह रही है कि जो n इज इक्वल टू n नॉट इक्वल टू e इंटू e का माइनस लेमडा t है, वो ये बताता है जैसे जैसे समय बीतता जाएगा n की वैल्यू कम होती चली जाएगी। स्टार्टिंग पे तुम्हारे पास टाइम t इक्वल टू जीरो पे n की वैल्यू तुम्हारे पास n नॉट रहेगी, और एट नंबर टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो n की वैल्यू है वो तुम्हारे पास जीरो हो जाएगी। अब इन्फिनिटी पे तो ये ग्राफ कभी पहुंचेगा नहीं, इसलिए इस ग्राफ को कुछ ऐसे ही दिखा दिया गया, कट नहीं किया गया टाइम एक्सिस से, और n की वैल्यू तुम्हारे पास जो है जीरो फिर नहीं आएगी। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर ग्राफ है। अब इन्होंने कहा कि इसके बारे में कुछ लिखना चाहेंगे। इन्होंने कहा हाँ, पहली बात तो ये ग्राफ एग्जैक्टली है कैसा। ये ग्राफ तुम्हारे पास देखा जाए, इस ग्राफ का नेचर क्या है, इसका नाम है तुम्हारे पास एक्सपोनेंशियल तुम्हारे पास का, ठीक है, एक्सपोनेंशियल कर्व। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है e की पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। इन्होंने कहा कि ठीक। अब इन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर हम एक बात बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे। इन्होंने कहा कि पहली बात जो हम बोलना चाहते हैं, the number of active nuclei in a sample decreases exponentially with time, decreases exponentially with time, exponentially with time, समय के साथ वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट दिखाती है, ठीक है। इन्होंने कहा द डीके इज फास्ट, द डीके इज फास्ट in the beginning, the decay is fast in the beginning and becomes
and becomes very slow and becomes very slow as the time passes and becomes very slow as the time passes। इसने क्या बोला? इसने कहा कि जरा ध्यान दीजिए, अगर आप इस पर्टिकुलर कर्व को देख पा रहे हो तो लेट सपोज कि मैंने क्या नाम है कुछ आर्बिट्रेरी वैल्यूज ली आपको समझाने के लिए, ठीक है। जैसे यही वाला ले लेते हैं 1600 वाला, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम t इज इक्वल टू 0 पे n की वैल्यू तुम्हारे पास 1600 थी, ठीक है। जब टाइम t इज इक्वल टू t 1/2 था तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास? अब हाफ लाइफ तुम्हारे पास कितने का है? लेट सपोज कि हाफ लाइफ तुम्हारे पास जो है कितने का है? 4, ठीक है। 4 तुम्हारे पास का है, 4 ईयर्स का मान लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी? इन्होंने कहा कि 1600 का तुम्हारे पास आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 800। फिर इन्होंने कहा कि मान लो अगर 2 हाफ लाइफ बीत गई, मतलब हमारे पास 4 साल रहता है, ठीक है, 2 हाफ लाइफ बीत गई, तो इन्होंने कहा अब कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा तुम्हारे पास कितना? अब हो जाएगा तुम्हारे पास ये 200, राइट। अब इन्होंने कहा कि मान लो कि 3 हाफ लाइफ बीत गई, ठीक है, 3 हाफ लाइफ बीत गई, ये तुम्हारे पास 2 होगा, तो ये होगा तुम्हारे पास कितना? 400, ठीक है, आधा होगा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारे पास 200। जरा आप ध्यान से देखिए, जब तुम्हारे पास पहले 4 साल बीते थे तो इसमें 800 तुम्हारे पास न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट कर गए थे। जब तुम्हारे पास दूसरे 4 साल बीते होंगे तो तुम्हारे पास 400 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट किए होंगे। जब तुम्हारे पास तीसरे 4 साल बीते होंगे तो तुम्हारे पास 200 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट किए होंगे। जब तुम्हारे पास चौथे तुम्हारे पास 4 साल बीते होंगे तो अब ये तुम्हारे पास जो है 100 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट किए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पहले 4 साल में 800 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट कर गए, फिर अगले 4 साल में 400 करें, मतलब कम हो गए, ठीक है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कम हो गया। सेम तरीके से तुम्हारे पास तीसरे में तुम्हारे पास क्या नाम है 200 करे और कम हो गया, चौथे 4 साल में 100 करे और कम हो गया। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन समय के साथ साथ जो डीके होने का जो रेट है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो पहले ये जो गैप था तुम्हारे पास 800 का था, फिर तुम्हारे पास जो गैप है तुम्हारे पास 400 का है, फिर तुम्हारे पास जो एक गैप है तुम्हारे पास 200 का है, और फिर ये तुम्हारे पास ये वाला जो तुम्हारे पास गैप है, ये वाला गैप है, ये तुम्हारे पास गैप महज तुम्हारे पास 100 का है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में तुम्हारे पास बहुत फास्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ तुमको मैं वहाँ पे भी समझाया था जब मैं तुमको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था। मैं शायद मेरे ख्याल से शायद ये वाला टॉपिक था नहीं अपने कोर्स में, तो शायद मेरा डिस्कशन नहीं हुआ होगा कि जब कोई बॉडी गर्म होने के बाद जब ठंडी होती है तो स्टार्टिंग में उसका तापमान बहुत तेजी से गिरता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो उसके तापमान में जो गिरावट आती है, मान लो जैसे 55 डिग्री सेल्सियस है, 55 से झटक से 45 आ जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। फिर 45 से तुम्हारे पास जो है 40 आएगा, फिर 40 से तुम्हारे पास और कम होगा। इसका मतलब है धीरे धीरे तुम्हारे पास टेम्परेचर गिरना शुरू होता है, ठीक है, आखिरी में, और स्टार्टिंग में बहुत तेजी से गिरता है। यही चीज यहाँ पे बता रहा है कि स्टार्टिंग में जो रेट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन है वो काफी ज्यादा था, एक ही हाफ लाइफ में सीधे 800 का गिरा दिया, अगली हाफ लाइफ में महज 400 का गिराया, अगली हाफ लाइफ में फिर 200 का गिराया, फिर अगली हाफ लाइफ में 100 का गिराया। इसका मतलब है कि रेट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन तुम्हारे पास फास्ट होता है, ठीक है, फास्ट होता है बिगिनिंग पे, और तुम्हारे पास बहुत ही स्लो होता है जैसे जैसे तुम्हारे पास समय बीतता जाता है। आई बात समझे? ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पास डीके जो है, हमने यहाँ पे इसको पूरा का पूरा आपको यहाँ पे बताया, ठीक। और सुनो नेक्स्ट बात क्या बता रहा है। नेक्स्ट बात यहाँ पे ये बता रहा है, द लार्जर द वैल्यू ऑफ डीके कांस्टेंट, लार्जर द वैल्यू ऑफ डीके कांस्टेंट, लार्जर द वैल्यू ऑफ डीके कांस्टेंट। हाँ बेटा। सर जैसे एन तो हमें लेना होता है सर, जैसे हमने 1024 ले लिए सर कोई भी मतलब हाँ। अपने एटम्स, और सर हमें पता है फिर 11 हाफ लाइफ्स के बाद वो खत्म हो जाएगा, तो सर टाइम इनफाइनाइट पे कैसे जाके वो ग्राफ पे मिलेगा? वो तो सर 11 हाफ लाइफ्स के बाद मतलब ग्राफ टच हो जाएगा ना। तुमने कहा कि हमने 1024 लिया, ठीक है, तुमने कहा कि हमने एन नॉट की वैल्यू लिख देते हैं तुम्हारी, तुमने कहा कि हमने एन नॉट की वैल्यू 1000 तुम्हारे पास 24 लिया, ठीक है, और फिर तुम क्या बोले कि 11 हाफ लाइफ हैं, ठीक है। जरा देखते हैं यहाँ पे तुम्हारे पास 11 हाफ लाइफ के हिसाब से
तुम्हारे पास जो पहली आएगी तुम्हारे पास फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद जो वैल्यू आएगी, लेट्स सपोज कि मैंने इसको किया, ये 512 आएगी। देन तुम्हारे पास 256 आएगी, देन 128 आएगी, देन 64 आएगी, देन 32 आएगी, देन तुम्हारे पास जो है 16, और देन तुम्हारे सर पास, इसमें जीरो तो कभी आएगी ही नहीं, हाँ वही वही मैं मतलब वही इस मतलब वही। हाँ वही मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। देखने लगा 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, आधा, 1/4, 1/8, 1 क्या नाम है 16 और 1/32। समझ गए तुम बात? तो 1/2 एटम कैसे पॉसिबल है? हाँ 1/2 एग्जैक्टली न्यूक्लियाई की बात करो, तुम न्यूक्लियाई की बात कर लो, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन की बात तो हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। हम लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो न्यूक्लियाई की अगर हम लोग बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत बहुत कम होती जाएगी, वो 0.00 पे चलती चली जाएगी, लेकिन जीरो तो तुम्हारे पास टाइम t इज टू इंफिनिटी पे ही जाएगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पे ये कोई कंडीशन नहीं है कि वो तुम्हारे पास जो है इंटीजर नंबर का ही रखेंगे, हम लोग उसे कम करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, ठीक है। वो वैल्यू बहुत कम होती चली जाएगी और एक समय बाद तुम्हारे पास 0 0 0 0 करते करते वो तुम्हारे पास इनफाइनाइट पे ही टेंड करेगा। सर एक टाइम के बाद न्यूक्लियस का मास ही नहीं बचेगा सर। हाँ सर बिल्कुल नहीं इतना मास ही बचेगा, नहीं होगा कि वो बिल्कुल रेडियो एक्टिव हो सकता। बिल्कुल, वो तो बात बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम लोग यहाँ पे ज़रा इस थ्योरी को देखें तो क्या हमने कहीं पे भी कोई सर्टेनिटी की बात करी है? हमने कहीं पे भी कोई सर्टेनिटी की बात बेटा नहीं करी है। अगर हम कहीं पे भी ये तुमसे कह रहे हैं कि हम कोई सर्टेनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया तुम्हारे पास कि जो तुम्हारे क्या नाम है डिसइंटीग्रेट होने का समय है वो भले तुम्हारा मास बहुत कम हो जाएगा, ये बात हम बिल्कुल मानते हैं, वो रेडिएटिव कहलाने के लायक नहीं रहेगा, ये भी बात हम बिल्कुल मानते हैं। लेकिन जो थ्योरी कह रही है वो ये कह रही है कि डिसइंटीग्रेशन में एन की वैल्यू तुम्हारे पास जीरो टेंड करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि टाइम को इनफाइनाइट लेकर के चल, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सर 11 हाफ लाइफ के बाद काम खत्म, बस हो गया, अब नहीं होगा, नहीं, वो लगातार तुम्हारे पास चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और टाइम टी फंड चलते रहेगा। जितना भी मास कम होगा, लेट सपोज कि वो 3 साल में महज क्या नाम है एक ही डीके करे, फिर और 3 साल में और कम डीके करे, वो डीके करता रहेगा, लेकिन लाइफ टाइम चलता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं। तो एन की वैल्यू तुम्हारे पास जीरो नहीं आ पाएगी, ठीक है। बात समझे? इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे ले सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बात क्या है हमारे पास। नेक्स्ट इसने हमसे क्या बोला, नेक्स्ट इसने हमसे कहा कि ये तो हो गई तुम्हारे पास इसके कहने में ग्राफ की बात। इन्होंने कहा कि लार्जर द वैल्यू ऑफ द डीके कांस्टेंट, जितना ज्यादा डीके कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू होगी, हायर इज द रेट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन। ये बात तो अभी हम लोगों ने देखा था कि भाई dn/dt इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास जो है लैम्डा n थी, ठीक है, और माइनस ऑफ द dn/dt जो तुम्हारे पास रेट था वो तुम्हारे पास लैम्डा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जैसे जैसे आप लैम्डा की वैल्यू को बढ़ाते चले जाओगे, लैम्डा की वैल्यू को बढ़ाने का एग्जैक्टली क्या मतलब है? अगर मैं लैम्डा को जरा डिफाइन करने की सोचूं तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, जरा सुनो। यदि मैं लैम्डा को डिफाइन करूंगा तो मैं कहूंगा माइनस ऑफ द dn/dt अपॉन तुम्हारे पास कितना, अपॉन तुम्हारे पास n, ये तो होगा तुम्हारे पास माइनस ऑफ द लैम्डा dn/dt अपॉन तुम्हारे पास n। किसने कहा? हाँ होगा। किसने क्या बोला? इसने कहा कि अगर माइनस ऑफ द dn/dt होता है, ठीक है, तो देखा जाए ये तुम्हारे पास ये इनकी एक यूनिट होगी, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास डी के तुम्हारे पास पर डी पर यूनिट टाइम, डी पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब जो लैम्डा की तुम्हारे पास यूनिट आएगी वो आएगी तुम्हारे पास डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, पर यूनिट टाइम, ठीक। लेट सपोज कि इसकी यूनिट आई तुम्हारे पास डे इनवर्स की यूनिट आई, या फिर तुम्हारे पास सेकंड इनवर्स की यूनिट आई, या फिर मिनट इनवर्स की यूनिट आई। ये क्या बता रहा है? हम हैं लैम्डा, हम डी के इनवर्स हैं, ठीक है। इसका मतलब है अगर हम लिखते हैं तुम्हारे पास लैम्डा की वैल्यू, लेट्स सपोज कि हमने तुम्हारे पास कुछ लैम्डा की वैल्यू लिखी, और लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी 0.173 तुम्हारे पास डे इनवर्स, ठीक है, ये तुम्हारे पास लिखिए। और एक मैंने लिखी पॉइंट ऑफ तुम्हारे पास 273 डे इनवर्स। क्या मतलब हुआ इस बात का? अगर आप लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को जरा ध्यान से देखें तो आपको ये पता लगेगा कि लैम्डा 2 ये कह रहा है कि एक दिन में 0.273 डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, और एक दिन में तो अब 0.173 डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। अगर तुम्हारे पास
लेमडा की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ज्यादा होगा। रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाला पार्ट, ठीक। तो इसने कहा कि अगर एक दिन में ज्यादा डिसइंटीग्रेट कर रहे हो तो तुम ज्यादा तुम्हारे पास डिसइंटीग्रेट रेट तुम्हारे पास होगा, एक दिन में तुम कम कर रहे हो तो तुम्हारे पास कम रहेगा। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास लार्जर द वैल्यू ऑफ द डीके कांस्टेंट तुम्हारे पास लेमडा, हायर इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन उसी हिसाब से तुम्हारे पास बढ़ता ही चला। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सभी लोग पहले रीजॉइन कर लीजिए फिर आगे बढ़े। रीजॉइन कर लीजिए सभी लोग।